हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कृषि चैप्टर को कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेकंड पार्ट को किया था, ये थर्ड पार्ट है और इसमें सिर्फ वही बिंदु सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको पढ़ाए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए मेन टॉपिक्स को देखते हैं। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को मिश्रित कृषि और रोपण कृषि दो चीज़ों के बारे में बता के छोड़ दिया था। अब बारी है उनको अच्छे से समझने की। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, देखिए मिश्रित कृषि का मतलब क्या हो गया। मिश्रित कृषि का मतलब हो गया कि एक ही स्थान पे कई प्रकार की फसलें उगाना। इसमें चारे की भी फसल होती है। चारा ऐसी फसल होती है जो पशुओं के लिए काम आती है, पशुओं के खाने के लिए काम आती है। ठीक है, इसलिए मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने के लिए किया जाता है। भोजन की फसलें तो उगती हैं, ठीक है, खेत पे, साथ के साथ चारे की फसलें भी उगाई जाती है, इसलिए इसको मिश्रित कृषि कहा जाता है। मुख्य बात यह है, ध्यान देने वाली, क्वेश्चंस में पूछेगा, ये यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया देशों में प्रचलित है। यानी कि मिश्रित कृषि जो है सबसे ज़्यादा यूरोपीय देश में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया देशों में प्रचलित है। ठीक है, तो मिश्रित कृषि अगर आपसे पूछे तो आपको बस इतना बताना है कि मिश्रित कृषि वह कृषि होती है जिसमें कई प्रकार की फसलें एक साथ उगाई जाती हैं। इसमें खाद्य पदार्थ की भी होती हैं, खाद्य फसलें भी होती हैं और चारे की फसलें भी इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, बस इसमें इतना ही समझना है। और अगर पूछेगा तो सिर्फ इतना पूछेगा ये कहाँ ज़्यादा उगाई जाती है, तो आपको याद रखना कि यूरोप में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया देशों में ज़्यादा प्रचलित है। देखिए, फिर आगे देखते हैं हम रोपण कृषि। रोपण कृषि बच्चों मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि रोपण कृषि एक प्रकार का क्या है, कमर्शियल फार्मिंग का ही एक पार्ट है। बस ये है कि इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की फसलें आती हैं, जैसे कि वाणिज्य कृषि का ही एक रूप है। क्लियर, इसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास जैसी फसलें उगाई जाती हैं। ये बच्चे ऐसी फसलें हैं जिनके लिए अलग प्रकार का ट्रीटमेंट चाहिए होता है खेतों पे। ठीक है, तो इसमें भी कमर्शलाइजेशन की टाइप की ही फार्मिंग होती है, मतलब बहुत बड़ी तादाद में खेती की जाती है। बस याद रहे कि इसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, अंगूर, सेब इस तरीके की खेती आती है। ठीक है, अथवा कपास जैसी फसलें उगाई जाती हैं। याद रखने वाली बात यह है कि रोपण कृषि में श्रम ज़्यादा लगता है, यानी कि लेबर ज़्यादा लगती है और पूंजी भी लगती है। जाहिर सी बात है भैया, जब आप पैसा कमाने के लिए फसल उगा रहे हैं तो उस पर आपको लेबर ज़्यादा लगानी पड़ेगी, अपनी इन्वेस्टमेंट यानी कि पूंजी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो पूंजी ज़्यादा लगती है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है कि उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या पास के कारखाने पर किया जाता है। प्रसंस्करण का मतलब समझते हैं आप, मतलब उसको पैक करना, ठीक है, लेबलिंग करना, उसको छांटना, बांटना, पैक करना, ये सारी चीज़ें प्रसंस्करण के अंतर्गत आती हैं। तो रोपण कृषि में क्या होता है बच्चों कि रोपण कृषि में फॉर एग्जांपल जैसे अंगूर, तो अंगूर को तोड़ा, छांटा, सही अंगूर एक डब्बे में पैक किए वहीं खेत पे ही, ठीक है, और फिर उसको पैकिंग करके बाय ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा जहाँ भी ट्रांसपोर्ट होना है, अन्य स्टेट में, एक ही स्टेट में, वहाँ उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। मतलब खेतों पे ही काम होता है रोपण कृषि में। ये कारखाने या हाँ, तो उत्पादन पास के कारखाने पे किया जाता है। परिवहन की मुख्य आवश्यकता होती है। बेटा रोपण कृषि एक ऐसी कृषि है ना कि इसमें परिवहन कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है। कैसे? देखिए, अंगूर, केला ये ऐसी फसलें हैं ना बच्चे कि इनको ज़्यादा लंबे समय तक रखा नहीं जा सकता, तो इसलिए इनको तुरंत पैक करके जल्द से जल्द सप्लाई की जाती है। और सप्लाई करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि भैया आपकी कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, है ना। कनेक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो क्या होगा, कनेक्टिविटी अगर अच्छी होगी तो आप लोग अपनी जो फसल है उसको बिना खराब किए अच्छे से आगे तक भेज सकते हैं, है ना, जिससे आपको ही फायदा होगा और खरीदने वालों को भी खराब माल नहीं मिलेगा। अब देखिए अब आ जाते हैं हम, जो कि मैंने आपको बताया था कि मुख्य फसलें। तो मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो देखो, चावल, गेहूं, मिलेट, मक्का, कपास, पटसन, कॉफ़ी, चाय, ये बेटा मुख्य फसलें हैं जो कि उगाई जाती हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्यों उगाई जाती हैं इतनी सारी फसलें, तो सुनो, बढ़ती जनसंख्या की खाद्य पूर्ति के लिए भिन्न फसलें उगाई जाती हैं। आपको पता है ना, भारत कितना बड़ा देश है, प्लस पूरे विश्व
में कितने सारे लोग हैं, 3 टाइम का खाना खाते हैं और कई प्रकार के भोजन बनते हैं, तो इन सब की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये सारी फसलें उगाई जाती हैं। और ये तो कुछ नहीं, इसके अलावा भी कुछ ऐसी फसलें हैं जो हमें पता भी नहीं है बट एक्चुअल में उनका उत्पादन होता है। अब देखिए क्या बोला गया है कि खाद्य फसलें कौन कौन सी होती हैं, एक स्टूडेंट को ये पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना बेटा वो यहीं से बनते हैं। देखो खाद्य फसलें, मेरे साथ साथ बोलना आप लोग, खाद्य फसलें जैसे कि गेहूँ खाने वाली फसलें, चावल, मक्का, बाजरा, ये खाद्य फसलें यानी कि खाद्य पदार्थ की स्पेशल फसलों के अंतर्गत आती है। दूसरा पेय फसलें मतलब पीने वाली, कौन कौन सी हैं, चाय, कहवा और कॉफ़ी। बेटा आप लोग कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, कहवा क्या, कहवा आपने सुना है काढ़ा वगैरह जो होता है ना, तो वही चीज़ है। और कई प्रकार की जड़ी बूटियों को जो पिया जाता है, आप कई ऋषि मुनि जो हैं या जो पहले के लोग हैं वो आज भी चाय और कॉफ़ी की जगह कहवा या काढ़ा पीना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें एक अलग प्रकार की मिनरल्स होते हैं, कई प्रकार की चीज़ें होती हैं जो बॉडी के लिए अच्छी होती हैं ना। तो पेय फसलें में चाय, कहवा और कॉफ़ी आती हैं। फिर अगर हम बात करें रेशेदार फसलें, ये आप देख रहे हैं रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें क्या होती है, जैसे जूट और कपास। आपने एक चीज़ देखा है, आपने जूट के बोरे देखे हैं जिसमें चीनी, आलू, जो ब्राउन कलर की रस्सी टाइप के जो बोरे होते हैं वो जूट के ही बने होते हैं। तो देखो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है रेशेदार फसलों में जूट और कपास इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेशेदार फसल क्या होती हैं, उनको बताएं। तो आप रेशेदार फसल क्या होती हैं ये बताना, ठीक है। ये बताने के बाद बच्चों अब ध्यान से सुनो, यहाँ बोला गया है चावल। जैसा कि आपको पता है कि चावल क्या मुख्य फसल है, तो आपको ना इनके बारे में बेटा पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे ही पूछेगा एग्जामिनर आपसे। चावल विश्व मुख्यतः खाद्य फसल है, पूरे विश्व की मुख्य खाद्य फसल चावल है। उगने के लिए उच्च तापमान, अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। मैंने कुछ चीज़ें शॉर्ट में इसलिए लिखी हैं ताकि हमें मेन पॉइंट ही पढ़ने हैं, क्यों हम उससे रिलेटेड चीज़ें और ऐसी चीज़ें पढ़ें जिनका ना तो एग्जाम में यूज़ होगा ना आंसर राइटिंग में। तो इसलिए आपको सिर्फ मेन फोकस रखना है पॉइंट्स पे, ठीक है। चावल विश्व में मुख्य खाद्य फसल है। उगने के लिए उच्च तापमान मतलब ज़्यादा टेम्परेचर, अधिक वर्षा मतलब ज़्यादा रेन की जरूरत होती है। चीका युक्त जलोढ़ मृदा जो जल को रोक सके ऐसी मिट्टी की जरूरत होती है। चीका युक्त मतलब चिकनी मिट्टी, और जलोढ़ मतलब एक ऐसी मोटी मिट्टी जिसके अंदर पानी थोड़े लंबे समय तक क्या रह सके, मतलब उसके अंदर स्पंज होके रह सके। जैसे स्पंज सुना है ना, स्पंज के अंदर पानी डालो तो वहीं रहता है। तो जलोढ़ मृदा ऐसी मिट्टी की जरूरत होती है चावल की खेती के लिए जिसमें पानी थोड़े समय तक रह सके। चीन, भारत, जापान और श्रीलंका ये कुछ ऐसे देश हैं जो चावल की खेती में सबसे ज़्यादा अग्रणीय हैं, मतलब सबसे ज़्यादा आगे हैं, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे चीन है जो चावल की खेती सबसे अच्छी करता है। दूसरे नंबर पे हमारा भारत है, फिर जापान और फिर श्रीलंका है। ये चावल की खेती करने में बहुत आगे है। आइए अब देखते हैं इसी सीरीज में आपका गेहूँ। देखिए बेटा गेहूँ क्या है। गेहूँ मध्यम तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं की फसल अगर आपको उगाना है तो एक तो मध्यम तापमान चाहिए, वर्षा चाहिए, वर्षा का पानी अगर अवेलेबल नहीं है तो जल की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है। कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। जब गेहूं की फसल की कटाई की जाती है तो उस समय धूप यानी कि टेम्परेचर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिससे कि फसल ईजिली कट सके और किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। विकास दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है इसका। इसने बोला है कि अगर गेहूं की फसल आपको अपने खेतों पे अच्छी उगानी है तो आपको ये देखना होगा कि आपकी जो मिट्टी है वो दोमट मृदा, दोमट मतलब ऐसी मिट्टी जो पानी को रोक सके और थोड़ी सख्त, ज़्यादा सख्त नहीं मतलब मुलायम टाइप की मिट्टी हो, ठीक है। याद रखना क्या है, क्योंकि क्वेश्चन इससे पूछता है कि गेहूँ के उत्पादन में अग्रणी देश कौन कौन से हैं। तो आपको याद रखना होगा कि गेहूँ के उत्पादन में अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और फिर भारत आता है, ठीक है, जो कि गेहूं के उत्पादन को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे करते हैं। याद रहे कि आपसे इस सीरीज भी पूछेगा तो आपको ऐसे ही सीरीज लिखनी है कि अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत में यह ठंड में उगाई जाती है या उगाई जाती। देखो क्या बोला बेटा कि भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पर मौसम के हिसाब से भी बहुत अच्छी चीज़ें हमारे भारत को मिलती हैं, है ना।
लेकिन गेहूं एक ऐसी फसल है कि जिसको उगाने के लिए स्पेसिफिक ठंड की ही जरूरत होती है। तो ठंडी का जो महीना होता है जिसे हम सर्दी ऋतु बोलते हैं, उसमें आप गेहूं की फसल को उगा सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और मैं आप लोगों का ध्यान खींचूंगा बच्चों कि मैंने ना यहाँ पर कुछ सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही, यानी कि इम्पोर्टेंट फसल्स के बारे में ही बताया है। मैंने एक्स्ट्रा ज़्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि ज़्यादातर जो भी मैंने अभी तक क्वेश्चंस देखे हैं ना बच्चों, वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने अभी इन्हीं कुछ 3, 4, 5 फसलों से रिलेटेड ज़्यादा देखे हैं, है ना, कि यहीं से आते हैं। तो मैंने वही टॉपिक्स को डाला है। गेहूं के बाद मैंने आपको इसमें बताया कपास और फिर अंतिम बताया मैंने चाय। देखो बेटा, आपको ये नहीं सोचना है कि सर ने सिर्फ 2-3 ही पॉइंट बताए। मैंने इसलिए पॉइंट बताए क्योंकि यही मेन फोकस पे होते हैं हमेशा। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर देखो, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही पूछेगा आपसे, चावल, गेहूं, कपास और चाय, में भी कॉफ़ी पूछ ले, लेकिन इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो मेरा इंटेंशन सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों को सिर्फ मेन पॉइंट पढ़ाऊँ, तो वही मैंने आपको पढ़ाया। ठीक है, बाकी की आप बुक्स एक बार जरूर देखा करिए बच्चों। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पढ़ाने से इनफ है, ठीक है बेटा। यूट्यूब पे जो भी पढ़ाते हैं या जितनी भी आप ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, ये सिर्फ आपकी एक प्रकार से हेल्पिंग हैंड होते हैं। आपको अगर अच्छी पढ़ाई करनी है और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करनी है तो आप लोग साथ के साथ ना बुक्स भी पढ़ा करिए, क्योंकि बुक्स जो नॉलेज देती हैं वो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं दे सकता। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बुक्स रूट्स होती हैं बेटा। हम और मेरे जैसे जितने भी लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, वो सभी लोग सिर्फ आपको एक प्रकार का हेल्प कर सकते हैं टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में, लेकिन बेस्ट वे ऑफ नॉलेज आपको बुक से ही मिलेगी। तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा, भले ही आप मेरा प्रशंसा ना करें, आप मेरी बुराई करें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप लोग बेटा टॉपिक पढ़ने के बाद एक बार बुक पे नजर डाला करिए। ठीक है, अब देखो, अब आ गया कपास। कपास क्या बोलता है? कपास मध्य तापमान, वर्षा और अधिक धूप की जरूरत होती है। कपास की खेती के लिए मध्य तापमान मतलब नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है, वर्षा और अधिक धूप चाहिए होती है। वर्षा की भी ज़्यादा जरूरत होती है और धूप की भी ज़्यादा जरूरत होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में अच्छी उग जाती है या उगाई जाती है। कपास एक ऐसी फसल है जिसको काली मिट्टी की जरूरत होती है। काली मिट्टी हो या फिर जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा क्या होता है? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, तो जो जलोढ़ मृदा होती है वो, और जो काली मिट्टी होती है वो, उसमें फसल की खेती बहुत अच्छी की जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट जो ध्यान रखना है कि कपास की खेती में चीन, यूएसए मतलब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत महत्वपूर्ण देश हैं जो कपास की खेती करते हैं। अब आ जाते हैं हम कुछ एक पेय फसल पे। चाय क्या है? एक प्रकार की पेय फसल है। यह एक पेय फसल है, मतलब पीने वाली फसल है, इसको पीते हैं। पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडे मौसम, उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। आपको पता है कि चाय की पत्तियां ही होती हैं उसमें मेन। तो चाय की पत्तियों को बनने के लिए बच्चों यहाँ बोला गया है कि पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडे मौसम और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, कोई कोई तो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कंटिन्यू पूरी साल भर वर्षा होती है, तब जाके चाय की खेती अच्छी होती है। लेकिन यहाँ ये मैं बोलना चाहूँगा कि यदि अच्छे जल मिलता रहे फसल को, चाय की फसल को, तो वो वृद्धि अपनी अच्छी करती है। दोमट मृदा, मंद ढाल की आवश्यकता होती है। दोमट मृदा मतलब फसफसी टाइप की जो मिट्टी होती है, चिकनी, ना ज़्यादा चिकनी ना ज़्यादा सूखी, ऐसी मिट्टी दोमट मृदा। और एक प्रकार की जो पहाड़ी ढलान होता है ना बेटा, पहाड़ी ढलान की जरूरत होती है, क्योंकि इस पे जो इसकी सीरीज होती है, इसकी जो रूट्स होती हैं वो इस प्रकार से चलती हैं जिससे क्या हो कि उसकी फसल और उसकी जो पत्तियां हैं वो अच्छे से उग सकें। तो इसलिए एक तो दोमट मृदा की जरूरत होती है चाय की फसल उगाने के लिए, और दूसरी मंद ढाल मतलब एक प्रकार की ढाल की आवश्यकता होती है। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा या आप अगर सर्च करेंगे तो देखेंगे जितने भी चाय की फसलें, जितने बड़े बड़े बागान हैं वो एक प्रकार की ढलान पे ही होते हैं, है ना। अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, और आपको पता है कि इसमें मशीनों से तो काम नहीं किया जा सकता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिक लगाए जाते हैं जो इनकी पत्तियों को तोड़ें, पैक करें और आगे प्रसंस्करण के लिए भेजें। ठीक है बच्चों, तो इसमें कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके क्लास टेस्ट के लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब मेरी कुछ बात आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सुनो कुछ क्वेश्चंस ध्यान रखना जो कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछेगा रोपण कृषि क्या है, या रोपण कृषि से आप क्या समझते हैं। तो रोपण कृषि अगर आप
आपको समझ आता है तो आप बस वही लिखिए जो आपने पढ़ा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में है, प्लीज़, ठीक है। डिट्टो रट के लिखने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ में। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छा करिए, जब भी कोई भी पढ़ाए या जो भी आप चीज़ें पढ़ें उनकी मुख्य बातों को अपने माइंड में रखिए और उनको अपनी लैंग्वेज में बोला करिए और अपनी लैंग्वेज में ही लिखा करिए। यही एक पढ़ाई का अच्छा तरीका होता है, ठीक है। दूसरा आपसे अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि मिश्रित कृषि, ठीक है, और वाणिज्य कृषि में वाणिज्य कृषि क्या होती है, मिश्रित कृषि क्या होती है, सिर्फ इनसे क्वेश्चंस बनेंगे, एक दो अगर बने तो, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको हमेशा से ध्यान में रखना है, ठीक है, वो ये कि कृषि क्या है, दैट्स इट। बच्चों ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं ना तो आप पूरे चैप्टर का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पूरे चैप्टर के कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन मुख्य क्वेश्चन यही है, कृषि क्या है, रोपण कृषि क्या है, ठीक है, वाणिज्य कृषि कैसे की जाती है, और पेय पदार्थ में 1-2 फसलों का रूप पूछेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो बस बच्चों आप लोग बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए अच्छे से। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछा करिए। थैंक यू सो मच।